जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल पर। रेडी हो जाइए, आज हम 72वें बीपीएससी टेस्ट सीरीज का सबसे इंपॉर्टेंट सेट देखने वाले हैं। जो आपको खान सर के द्वारा जो 72वें बीपीएससी का टेस्ट कराया जा रहा है हम उसका देखेंगे हम लोग टेस्ट नंबर 28, जो कि आपका पार्ट 1 और पार्ट 2 का आपका थ्रू होने वाला है। आज आपका 1 से लेकर 75 नंबर प्रश्न आपका पूरा कंप्लीट कराया जाएगा। इंग्लिश प्लस हिंदी का दोनों का कराया जाएगा। ध्यान रखिएगा, इंग्लिश का सिर्फ हम सोल्यूशन बता देंगे, हिंदी का आपको डिफिनेशन के साथ बताया जाएगा। ध्यान रखिएगा, देखिए एग्जाम में भी आपका स्थगित कर दिया गया है, बीपीएससी का एग्जाम अभी नहीं होगा, तो आप लोग पूरा वीडियो वॉच कीजिएगा, ध्यान से देखिएगा। चलिए नेक्स्ट अपडेट जैसे ही आएगा आपका बीपीएससी का एग्जाम कब होगा उसके रिलेटेड हम टेलीग्राम पे आप लोग को हम बता देंगे। अगर टेलीग्राम ज्वाइन नहीं किए तो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ से ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ से पीडीएफ भी आप लोग को देखने के लिए मिल जाएगा। चलिए चलते हैं सीधा प्रश्न नंबर 1 की ओर। चलिए बताइएगा, देखिए एक नंबर प्रश्न नंबर 1 शुरू करने से पहले भी आपसे निवेदन है कि हाथ जोड़ के निवेदन करें, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और चैनल के साथ में जुड़ जाएगा। और हाँ, वीडियो को 1.15x पे देखिएगा, थोड़ा स्पीड वीडियो को अभी तुरंत बढ़ा लीजिए। आपके पास टाइम है 5 सेकंड का, इसका स्पीड बढ़ा लीजिएगा तब थोड़ा सा बढ़िया रहेगा। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं। चलिए देखिए प्रश्न नंबर 1 के ठोस पदार्थों के गुणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में? ठोस पदार्थों के गुणों के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। इसे बोला ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। देखिए एक में स्पंज क्या संपीडनीय होता है और फिर इसे ठोस बनाया जाता है। कथन 1 आपका जो है सो बिल्कुल सही है। कथन 2 में बर्फ पानी पर तैरती है क्योंकि हाइड्रोजन बंधों द्वारा निर्मित इसकी खुली संरचना के कारण इसका घनत्व तरल जल की तुलना में कम होता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए, कथन 2 का बिल्कुल गलत है। इसका सही उत्तर हम लोग देखेंगे। इसका 2 का सही सोल्यूशन देखेंगे तो क्या आ जाएगा, ध्यान से सुनिएगा। देखिए बर्फ पानी के इसीलिए तैरती है क्योंकि इसका घनत्व तरल पानी की तुलना में कम होता है। बर्फ बनने पर पानी के अणु हाइड्रोजन बंधों के कारण एक खुले षटकोणीय जालक में व्यवस्थित हो जाते हैं। ध्यान रखिएगा। 3 में है ठोस पदार्थों की समानता निश्चित सीमाएं होती है तथा वे लगभग असंपीडनीय होते हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा, ठोस पदार्थों के गुणों के संबंध में कथन 1 और 3 आपका सही होगा, तो इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 2 की ओर। बताइए बोर के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में? बोर के परमाणु मॉडल के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा आपका कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए इलेक्ट्रॉन स्थिर ऊर्जा स्तरों में घूमते हैं। क्या कथन 1 आपका सही है, तो कथन 1 आपका बोलिएगा जी भैया बिल्कुल सही है। किसके बारे में? बोर के परमाणु मॉडल के संबंध में कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में आपका इलेक्ट्रॉन उत्तर कक्षा में प्रतिगति समय ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं। क्या बोला? इलेक्ट्रॉन उत्तर कक्षा में गति करते समय ऊर्जा उत्सर्जित करते हैं, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए, कथन 2 को बिल्कुल गलत है। इसके बारे में थोड़ा सा 2 के बारे में हम लोग सही उत्तर देखेंगे, तो ध्यान से सुनिएगा। देखिए बोर के मॉडल में एक इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाली कक्षा में अधिक ऊर्जा वाली क्षमा कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा अवशोषित करता है। ध्यान रखिए, फिर से पढ़ते हैं। बोर के मॉडल में एक इलेक्ट्रॉन कम ऊर्जा वाली कक्षा से अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में जाने के लिए ऊर्जा अवशोषित करता है। यह ऊर्जा उच्च उत्सर्जित करता है जब यह अधिक ऊर्जा वाली कक्षा में कम ऊर्जा वाली कक्षा में जाता है और ऊर्जा का अंतरण विद्युत चुंबकीय विकिरण के रूप में उत्सर्जित करता है। ध्यान रखिएगा, 3 में यह मॉडल सभी बहु इलेक्ट्रॉन परमाणुओं के लिए मान्य है, जो कि बिल्कुल ये भी आपका गलत है। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? देखिए बोर के परमाणु मॉडल हाइड्रोजन और हाइड्रोजन जैसे एकल इलेक्ट्रॉन परमाणु जैसे He+ और Li2+ के एस्पेक्ट्स की सफलतापूर्वक व्याख्या करता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। केवल 1 आपका बोर के परमाणु मॉडल के संबंध में कथन 1 आपका सिर्फ सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 3 की ओर। बताइए आवर्त सारणी के ब्लॉक और तत्व के प्रकार के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। और क्या बोल रहा है? ऊपर दिए गए विकल्पों में से कितने आपका युग्म सुमिलित हैं, ये आप लोग को बताना। क्या बोल रहा है? आवर्त सारणी के ब्लॉक और तत्व, मतलब कि ये सारे आपको ब्लॉक हो गए, ये सारे आपका तत्व हो गए, कितने सुमिलित है ये आप लोग को बताना। देखिए एस ब्लॉक संक्रमण धातुएं, क्या आपका एक सुमिलित है? बताइए क्या आपका एक सुमिलित है? तो बिल्कुल आपका सुमिलित नहीं है। देखिए एस ब्लॉक में तत्व शामिल होते हैं जिनका संयोजी इलेक्ट्रॉन एस कक्षा में प्रवेश करते हैं। ध्यान रखिएगा। देखिए समूह 1 में हो जाएगा क्षार धातुएं हो जाएगा, यहाँ पे आपका क्षार धातुएं हो जाएगा, संक्रमण धातुएं नहीं होगा। बताइए पी ब्लॉक आपका क्या है? मुक्त समूह तत्व, बिल्कुल आपका ये सही सुमिलित, बिल्कुल आपका सही सुमिलित है। एक सेकंड रुक जाइए, बिल्कुल सही सुमिलित है। 2 में आपका डी ब्लॉक, बताइए डी ब्लॉक आपका क्या है? क्षार धातुएं एवं कक्षीय धातुएं, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। एफ ब्लॉक
एफ ब्लॉक जो है सबका आंतरिक संक्रमण तत्व हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही सुमेलित। ध्यान रखिएगा। आवर्त सारणी और ब्लॉक और तत्व के प्रकार के निम्नलिखित युग्मों पर विचार करना है, तो कौन सा सही हो जाएगा? 2 और 4 आपका सही है, यानी कि 2 युग्म आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 4 की ओर। बताइए, सूची 1 में प्रक्रिया दिया हुआ, सूची 2 में आपका विवरण दिया हुआ। बिना ऑप्शन देखे वो मिलान करिएगा तो थोड़ा सा ज़्यादा मजा आएगा। देखिए, ये सारा आपका प्रक्रिया हो गया, ये सारा आपका विवरण हो गया। बताइए, कैल्सिनेशन का विवरण क्या हो जाएगा? तो कैल्सिनेशन का विवरण आपको ध्यान से सुनिएगा, इनका विवरण आपका किस में हो जाएगा? चलिए बताइए, इसका मिलान करिए। बताइए, कैल्सिनेशन आपका हो जाएगा हवा की अनुपस्थिति को में गर्म करना। ध्यान रखिए। बताइए, रोस्टिंग का आपका किस में हो जाएगा? तो रोस्टिंग का हो जाएगा आपका 1 में हो जाएगा, हवा की उपस्थिति में गर्म करना। बताइए, स्मेलिटिंग आपका किस में हो जाएगा? तो ये आपका हो जाएगा 3 में, ऑक्साइड ऐश का अपचयन। लीचिंग का आपका हो जाएगा अभिकर्मों में आइस की घोलना। ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपको कौन सा हो जाएगा? तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए, 2, 1, 3, 4 याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 5 की ओर। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया भैया तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ के निवेदन करना है, चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। हर एक सेट आपको यहाँ देखने के लिए मिल जाएगा। तो निम्नलिखित में से कौन सा विलयन ठोस गैस का उदाहरण है? तो निम्नलिखित में से कौन सा विलयन ठोस गैस का उदाहरण है? तो ठोस गैस का आपको उदाहरण कौन सा है? तो ये आपका देखिए, प्लेडियम में हाइड्रोजन। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। विलयनों का वर्गीकरण विलयन और विलायक की भौतिक अवस्थाओं के आधार पर किया जाता है, जिसे प्लेडियम में हाइड्रोजन किसी ठोस में घुली हुई गैस के एक उत्कृष्ट उदाहरण है। प्लेडियम में हाइड्रोजन गैस की बड़ी मात्रा के बिना किसी महत्वपूर्ण रासायनिक परिवर्तन के अपने क्रिस्टलीय जालक में अवशोषित करने की उल्लेखनीय क्षमता होती है। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 6 की ओर। तो निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। क्या बोला? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है? बताना कि कौन सा कथन आपका सही है। तो कथन 1 में देखिए आपका है, कोलाइडल कण साधारण फिल्टर पेपर से गुजर सकते हैं। क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। टिंडल प्रभाव कोलाइडल कणों द्वारा प्रकाश के परिकर्ण के परिमाण है। कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 में है, निलंबन के सस्पेंशन में टिंडल प्रभाव तब दिखाई देता है जब विलयन नीचे बैठ जाता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर हो जाएगा 1 और 2 सही है, तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 7 के। देखिए, अब यहाँ से आपका इंग्लिश आ रहा भैया, क्योंकि 1 से 5, 6 नंबर तक इंग्लिश हमने देखे थे, यहाँ से आपको इंग्लिश देखते हैं। तो बताइए, 7 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सिर्फ इंग्लिश का हम आंसर बताएंगे भैया, पहले बता दिए थे। 8 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 9 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 9 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। क्वेश्चन देख लिया, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 10 की ओर। 10 का प्रश्न देख लीजिए, इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। 11 का आपका सही उत्तर क्या सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 12 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 12 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 13 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिए। चलिए यहाँ से अब हिंदी आएगा। प्रश्न नंबर 7 से स्टार्ट करते हैं। बताइए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। बताइए कि कौन सा ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है। यहाँ ध्यान दीजिए, कौन सा कथन आपका सही है। तो देखिए, एक में गर्म करने पर ये नरम हो जाते हैं। क्या एक आपका सही है? क्या एक सही है? तो बिल्कुल आपका सही नहीं है। ध्यान में रखिएगा। देखिए, थर्मोसेटिंग प्लास्टिक गर्म करने पर नरम नहीं होते हैं, याद रखिएगा। तो गर्म करने पर इनमें क्रॉस लीकिंग होती है। ध्यान में रखिए, जो कि बिल्कुल आपका सही है। तीन में इनमें पिघलाकर दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान में रखिए, थर्मोप्लास्टिक एक बार जम जाने के बाद पिघलाकर दोबारा ढाले नहीं जा सकते हैं, याद रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। थर्मोसेटिंग प्लास्टिक के संबंध में कथन 2 सिर्फ आपका सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 8 की ओर। बताइए, ग्राफीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? ग्राफीन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए, कथन 1 में, यह कार्बन का एक अपरूप है जो द्वियामी का पष्टकोणीय जालक में व्यवस्थित होता है। क्या था? व्यवस्थित होता है, जो कि कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में है, ग्राफीन में प्रत्येक कार्बन परमाणु sp3 संक्रमण के माध्यम से 4 अन्य परमाणु से जुड़ा होता है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा। ग्राफीन के संबंध में सिर्फ कथन 1 आपका सही होगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। अब वीडियो पहले बोल रहे भैया 1.15 x पे देखिएगा। कितना पर? x पे देखिएगा। ध्यान रखिएगा इस चीज़ को।
स्पीड अभी बढ़ा लीजिएगा। 2 नंबर प्रश्न देखिए, कथन है निष्कर्ष है, निष्कर्ष 2 है। बताइए राइबोसोम प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दोनों प्रकार की कोशिकाएं में पाए जाते हैं। अब बताइए निष्कर्ष 1 आपका क्या बोल रहा है निष्कर्ष 1 आपका बोल रहा है, देखिए प्रोटीन संश्लेषण एक मूलभूत प्रक्रिया है जो सभी जीवित कोशिकाओं में समान रूप से पाई जाती है। निष्कर्ष 2 में क्या बोल रहा है, राइबोसोम दोनों प्रकार की कोशिकाएं झिल्ली के अंग से घिरे होते हैं। क्या आपका निष्कर्ष 1 और निष्कर्ष 2 आपका सही है, तो इसका सही उत्तर आपको निष्कर्ष केवल 1 आपका सही है। ध्यान रखिए केवल निष्कर्ष 1 आपका सही है, निष्कर्ष 2 आपका सही नहीं है। याद रखिएगा ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 10 की ओर। बताइए प्रश्न नंबर 10 देखिए क्या बोल रहा है, कथन है निष्कर्ष और निष्कर्ष 2 है। बताइए माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में अपना डीएनए और राइबोसोम होते हैं। निष्कर्ष 1 में क्या बोल रहा है, दोनों कोशिकांग कम से कम अपने कुछ प्रोटीन स्वयं बनाने में सक्षम होते हैं। क्या निष्कर्ष 1 आपका सही है? ध्यान रखिए, तो निष्कर्ष 1 आपका जो है सो बिल्कुल सही है। निष्कर्ष 2 में दोनों कोशिकांग केवल पहले मौजूद कोशिकांगों के विभाजन से ही बनते हैं, ये भी आपको बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी जो दोनों निष्कर्ष आपका सही है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 11 की ओर। बताइए कथन है निष्कर्ष और निष्कर्ष 2 है, समताप मंडल में मौजूद ओजोन पराबैंगनी विकिरण के एक महत्वपूर्ण हिस्से को अवशोषित कर लेती है। निष्कर्ष 1 में क्या बोल रहा है, ओजोन वैश्विक तापमान में वृद्धि के लिए जिम्मेदार प्राथमिक ग्रीन हाउस हैं। क्या आपका निष्कर्ष 1 आपका सही है? ध्यान रखिएगा, तो निष्कर्ष 1 क्या आपका सही है, तो निष्कर्ष 1 आपका जो है बिल्कुल सही नहीं है। निष्कर्ष 2 में प्रत्येक ऊंचाई पर वायुमंडलीय ओजोन की मात्रा में बुद्धि जीवित जीवों के लिए लाभकारी, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान में रखिएगा, तो इसका दोनों निष्कर्ष आपका सही नहीं है, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो कौन सा बल्ब बाएं निलय और बाएं अलिंद के रक्त का प्रति प्रवाह को रोकता है? बताइए कौन सा बल्ब बाएं निलय से क्या बोले बाएं निलय से बाएं अलिंद में रक्त को प्रति प्रवाह को रोकता है? तो ये आपका कौन रोकता है, तो ध्यान रखिएगा, तो ये आपका माइट्रल के द्विपर्दी बल्ब रोकते हैं। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए माइट्रल बल्ब जिसे द्विपर्दी बल्ब भी कहा जाता है, बाएं अलिंद और बाएं निलय के बीच स्थिर होता है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं प्रश्न नंबर 13 की ओर। बताइए मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग शरीर का तापमान को नियंत्रित करता है? बताइए मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है? तो शरीर के तापमान को नियंत्रित आपका हाइपोथैलेमस करता है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर, यहाँ से देखिए इंग्लिश आएगा, इंग्लिश का हम सोल्यूशन सिर्फ बता देंगे, पहले बोल रहे हैं। 14 का आपका सही उत्तर कौन सा होगा, तो 14 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट 15 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 16 का आपका सही उत्तर कौन सा होगा, 16 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 17 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 18 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो 18 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए 19 नंबर प्रश्न देखते हैं। 19 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो 19 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 20 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 21 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो 21 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 22 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका मिलान करने वाला, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं हिंदी का प्रश्न आने वाले, प्रश्न नंबर 14 से देखते हैं। तीव्र शारीरिक व्यायाम के दौरान श्वसन दर में वृद्धि मुख्यतः किसकी बढ़ी हुई मात्रा के कारण होती है? बताइए तीव्र शारीरिक व्यायाम के दौरान श्वसन दर में वृद्धि मुख्यतः किसकी बढ़ी हुई मात्रा के कारण होती है? किसकी बढ़ी हुई मात्रा के कारण आपका होती है, तो ये आपका होती है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता के कारण आपका जो है किसकी होती है, इसके कारण आपका श्वसन की दर में वृद्धि मुख्यतः इसकी बढ़ी हुई मात्रा का आपका कारण हो जाता है कार्बन डाइऑक्साइड की सांद्रता। ध्यान रखिएगा। देखिए इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग जानते हैं। देखिए तीव्र व्यायाम के दौरान मांसपेशियों की ऊर्जा की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कोशिकीय श्वसन की दर बढ़ जाती है। परिणाम स्वरूप अधिक कार्बन डाइऑक्साइड CO2 की उत्पन्न होती है, रक्त में मुक्त होती है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 15 की ओर। बताइए पित्त लवण मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों में सहायक होते हैं। तो पित्त लवण मुख्य रूप से निम्नलिखित कार्यों में सहायक होते हैं, तो मुख्य रूप से आपका कार्य में सहायक होते हैं आपका वसा और पाइसीकरण में होता है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर। थोड़ा सा यहाँ पे देखिए वो ये वन लाइनर आया, थोड़ा सा यहाँ से हम लोग फास्ट में निकलेंगे क्योंकि आगे बहुत टाइम लगने वाला है। 16 नंबर पर देखिए निम्नलिखित में से कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है? बताइए कौन सा रोग प्रोटोजोआ परजीवी के कारण होता है, तो आपको होता है ये आपका मलेरिया होता है। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर आते हैं प्रश्न नंबर 17 की ओर। टाइफाइड ज्वर और निदान
प्रतिरक्षियों का पता लगाकर किस परीक्षण द्वारा किया जाता है? बताइए। टाइफाइड ज्वर का निदान प्रतिरक्षियों का पता लगाकर किस परीक्षण द्वारा किया जाता है? किस परीक्षण द्वारा किया जाता है? तो आपका विडाल परीक्षण के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो मछली और वनस्पति तेलों में किस प्रकार का वसा अम्ल पाए जाते हैं? बताइए, मछली और वनस्पति तेलों में किस प्रकार का वसा अम्ल पाए जाते हैं? किस प्रकार का वसा वन पाए जाते हैं? तो ये आपको पाए जाते हैं असंतृप्त वसा आपका पाए जाते हैं, ध्यान में रखिएगा। देखिए, इसके बारे में थोड़ा सा जानते हैं। मछली के तेल में अधिकांश वनस्पति तेल और असंतृप्त वसा अम्लों से भरपूर होते हैं, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 19 की ओर। चलिए, इसको थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा, लेकिन इसका आंसर हम बताते हैं। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 21 का आपका सही 20 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 20 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इधर थोड़ा सा सॉल्व करना पड़ेगा भैया, थोड़ा बात को समझिएगा। इधर आप लोग सॉल्व कर लीजिएगा। देखिए, 21 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, 22 का प्रश्न देखिए, मिलान करने वाला सूची 1 में आपका दिया हुआ है दर्पण या लेंस, और सूची 2 में आपका प्रतिबिंब या गुण। ये सारा आपका दर्पण और लेंस हो गया है, और ये सारा आपका जो है सो प्रतिबिंब का गुण हो जाएगा। बताइए, उत्तल दर्पण, बताइएगा उत्तल दर्पण, थोड़ा सा इसको छोटा कर लेते हैं। तो उत्तल दर्पण का आपका कौन सा प्रतिबिंब का गुण हो जाएगा? तो उत्तल दर्पण का हमेशा छोटा और आभासी हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा। समतल दर्पण का आपका हो जाएगा समान आकार का आभासी प्रतिबिंब, ध्यान रखिएगा। 3 में हो जाएगा। उत्तल लेंस वस्तु 2f के आगे इनका हो जाएगा आपका वास्तविक और छोटा प्रतिबिंब बनेगा। तो उसके बाद आपका अवतल दर्पण वस्तु c पर आपका ये आपका हमेशा वास्तविक प्रतिबिंब बनेगा, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो गया। सारा आपका कौन सा हो गया? सारा आपका हो गया उत्तल दर्पण लेंस हो गया, और इस सारा आपका हो गया प्रतिबिंब के गुण हो जाएगा। इस सारा का आपका गुण हो गया है, ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा और याद कर लीजिएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 22 की ओर। बताइए, 23 नंबर का सही उत्तर आपको क्या आंसर हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। चलिए, 24 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 24 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 25 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए, अगला 26 नंबर प्रश्न देखते हैं। 26 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 26 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 27 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 28 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 29 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 30 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ से चलते हैं प्रश्न नंबर हिंदी से। अगर यहाँ से अभी तक आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए भैया, तो प्लीज़ आपसे हाथ जोड़ कर निवेदन कर रहे हैं कि प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, चैनल के साथ में जुड़ जाइएगा। देखिए, इसमें क्या बोला? निम्नलिखित अवलोकन और उनके कारण के युग्मों पर विचार करें। क्या ये सारा अवलोकन हो गया और इसके कारण हो गए। बताइए, ऊपर पर चलना मुश्किल होता है, क्या पकड़ के लिए घर्षण आवश्यक है? क्या आपका एक सुमिलित है? ध्यान रखिएगा, क्या आपका एक सुमिलित है? तो बिल्कुल आपका सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा। 2 में आपका है कागज पर लिखना संभव है, तो घर्षण के कारण बिल्कुल सही है। देखिए, रगड़ने पर माचिस की तिल्ली जलती है, घर्षण के कारण ऊष्मा उत्पन्न होती है। क्या 3 आपका सही है? तो बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। टायरों में खांचे होते हैं, खुरदरी घर्षण बढ़ती है, जो कि बिल्कुल आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसमें कितने सुमिलित हैं? इसमें आपको चारों जो है सो बिल्कुल सही सुमिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं, प्रश्न नंबर 24 के। निम्नलिखित घटनाओं और उनके कारणों के युग्मों पर विचार करें। ये सारा आपका घटनाएं हो गया और उनके कारण हो गए। मतलब इंद्रधनुष का निर्माण, क्या आंतरिक परावर्तन का विक्षेपण कितने, ये क्या आपका ये सुमिलित है? बताइए, क्या आपका ये सुमिलित है? तो बोलिएगा जी भैया, आपका ये बिल्कुल सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा। तारों का टिमटिमाना क्या वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण आपको तारे टिमटिमाते हैं? तो ये बिल्कुल आपका सही है। बताइए, मृग तृष्णा हवा की परतों के माध्यम से अपवर्तन, क्या आपका 3 सही सुमिलित है? बिल्कुल सही सुमिलित है। हीरे में चमक पूर्ण आंतरिक परावर्तन, ये भी आपका सही सुमिलित है, ध्यान रखिएगा। इसका चारों युग्म आपका सुमिलित है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर है। वीडियो थोड़ा सा इसको रोक के याद करना भैया, VVI क्वेश्चन है, या सेट में लिखा हुआ है बगल में VVI क्वेश्चन है, याद रखिए। दोनों क्वेश्चन अभी 23 और 24 आप लोग को याद करना बेहद जरूरी है। तो ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम आंतरिक ऊर्जा का अवधारणा को प्रस्तुत करता है? बताइए, ऊष्मागतिकी का कौन सा नियम आंतरिक ऊर्जा की अवधारणा को प्रस्तुत करता है? तो को पहला नियम करता है, ध्यान रखिएगा। बहुत ईजी क्वेश्चन था भैया। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं भैया, प्रश्न नंबर 26 की ओर। बताइए, ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार ऊष्मा स्वतः ही प्रभावित होती है। बताइए, ऊष्मागतिकी के दूसरे नियम के अनुसार ऊष्मा स्वतः ही प्रभावित होती है, स्वतः ही
प्रभावित होती है, तो ये आपका होता है गर्म वस्तुओं एवं ठंडी वस्तुओं की ओर। ध्यान में रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम कहता है कि ऊष्मा स्वतः ही अधिक तापमान वाले पिंड से कम तापमान वाले पिंड की ओर प्रभावित होती है। इसका विपरीत क्या होता है, प्रक्रिया अप्रभावित रूप से नहीं होती है। ध्यान में रखिएगा, इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 27 की ओर। देखिए, किस भारतीय स्टार्टअप ने दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन को उड़ान की उपलब्धियां हासिल किया है? किस भारतीय स्टार्टअप ने दुनिया के पहले सिंगल पीस 3D प्रिंटेड सेमी क्रायोजेनिक इंजन को उड़ाने की उपलब्धि हासिल की है? तो ये आपका किए हैं, देखिए अग्रिकुल कॉस्मोस। ध्यान में रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 28 की ओर। PSLV C62 मिशन किस तिथि को लॉन्च किया जाएगा? बताइए, PSLV C62 मिशन किस तिथि को लॉन्च किया जाएगा? आपका 12 जनवरी 2026 को आपका लॉन्च किया जाएगा। ध्यान रखिएगा, लॉन्च किया जाएगा कि लॉन्च हो गया है? बताइए, कुंचला कैबल्या रेड्डी को किस अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए चुना गया था? बताइए, कंचुला कैबल्या रेड्डी को किस अंतरिक्ष यात्री कार्यक्रम के लिए चुना गया था? तो ये आपका स्पेस क्लास 2025 से लेकर 29 का क्या एस्ट्रोनॉट प्रोग्राम के लिए आपको चुना गया था। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पाते हैं प्रश्न नंबर 30 की ओर। सूर्या AI मॉडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी बात सूर्या AI मॉडल के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। तो कथन 1 में, यह इसरो द्वारा IBM को असहयोग और विकसित सोलर फिजिक्स और हेलियो फिजिक्स के लिए एक ओपन सर्ग AI फाउंडेशन मॉडल है। क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका बिल्कुल गलत है। कथन 2 भी आपका गलत है। कथन 3 में जो है कथन 3 भी आपका गलत है। ध्यान रखिएगा, इसका सही सूर्या AI मॉडल के बारे में तीनों कथन आपका गलत है। ध्यान रखिएगा, इसमें बोला कौन सा कथन गलत है, तो आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, तीनों कथन आपका गलत है। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 31 की ओर। इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 31 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बक्सर। 32 का आपका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इंग्लिश का सिर्फ हम आंसर बताएंगे भैया, आप लोग देख लीजिएगा। 33 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, चांद। 34 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 34 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 35 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए, 36 नंबर प्रश्न का सही उत्तर बताइएगा। वन लाइनर है। 36 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 37 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 38 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 39 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए, अब यहाँ से आता है हिंदी प्रश्न की ओर। बताइएगा, बिहार का पहला समर्पित ब्लैक बक संरक्षण अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? बिहार का पहला समर्पित ब्लैक बक संरक्षण अभ्यारण्य निम्नलिखित में से किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? किस स्थान पर विकसित किया जा रहा है? तो ये आपका बक्सर में विकसित किया जा रहा है। ध्यान में रखिएगा। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन आता है प्रश्न नंबर 32 की ओर। वन लाइनर क्वेश्चन है भैया, इस करंट अफेयर्स है, इधर आप लोग को तोड़ देना धर के दम। नीतीश कुमार ने बिहार के मुख्यमंत्री पद से आधिकारिक तौर पर किस तिथि को इस्तीफा दिया था? किस तिथि को इस्तीफा दिया था? तो ये आप लोग को याद नहीं होगा, तो ये आपको 14 अप्रैल 2026 को दिया था। ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 33 की ओर। राजगीर में आयोजित पुरुष हीरो एशिया कप 2025 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या था? तो राजगीर में आयोजित पुरुष हीरो एशिया कप 2025 के आधिकारिक शुभंकर का नाम क्या था? तो आपका चांद था। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर होगा। बिहार के राजगीर में आयोजित पुरुष हीरो एशिया कप 2025 का आधिकारिक शुभंकर चांद था। ध्यान में रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 34 की ओर। 2026-27 के लिए मौजूदा कीमतों पर बिहार का सकल राज्य घरेलू उत्पाद GSDP के अनुमानित मूल्य लगभग कितना है? अनुमानित मूल्य लगभग आपका कितना है? तो ये आपका है 13.1 लाख करोड़ है। ध्यान रखिए, ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 135 नंबर प्रश्न देखिए, 2024-25 के लिए बिहार के प्रति व्यक्ति GSDP मौजूदा कीमतों पर अनुमान क्या है? बताइए, अनुमान क्या है? तो ये आपका 76,490 रुपये है। ध्यान रखिए, प्रति व्यक्ति GSDP यानी कि मौजूदा कीमतों पर मूल्यांकन क्या है? तो आपका 76,490 रुपया। याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं प्रश्न नंबर 35 की ओर।
बताइए बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राज्य में निम्नलिखित वृद्धि दर्ज की उम्मीद है। बिहार बजट 2026-27 के अनुसार राज्य में निम्नलिखित वृद्धि दर्ज होने की उम्मीद आपका कितनी है? तो जीएसडीपी के लगभग 0.1% अधिशेष राजस्व है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 की ओर। वन लाइनर क्वेश्चन अभी है, इधर आप लोग को तोड़ते हुए जाना है। बताइए ISFR 2023 के अनुसार बिहार का संयुक्त वन और वृक्ष आवरण लगभग कितना है? बताइए ISFR 2023 के अनुसार बिहार का संयुक्त वन और वृक्ष आवरण लगभग कितना है? तो लगभग आप लोग को पता ही होगा भैया कि आपका 10.5% है। ये आप लोग को तो बढ़िया से पता होगा। 38वां प्रश्न बताइए डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। उपयुक्त में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। किसके बारे में? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में। ध्यान रखिए, देखिए एक में वे चंपारण सत्याग्रह से घनिष्ठ रूप से जुड़े हुए थे, जो कि बिल्कुल सही है। देखिए उनकी आत्मकथा शीर्षक आत्मकथा है, जो कि बिल्कुल सही है। तो वह भारत के एकमात्र राष्ट्रपति थे जिन्होंने 2 पूर्ण कार्यकाल पूरे किए हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान में रखिए, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के संबंध में तीनों कथन आपका सही होगा। इसके कारण आपका ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद करते हुए जाइएगा। देखिए डॉक्टर राम मोहन लोहिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। डॉक्टर राम मोहन लोहिया के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसमें क्या हो रहा है? ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका गलत है? यहाँ ध्यान दीजिएगा, गलत बोल रहा है। तो इनका जन्म बिहार के सिवान जिले में हुआ था, क्या आपका ये सही है? तो ये बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान में रखिए, देखिए डॉक्टर राम मोहन लोहिया का जन्म 23 मार्च 1910 के उत्तर प्रदेश के अकबरपुर में हुआ था, ना कि बिहार में हुआ था। ध्यान रखिएगा, उन्होंने 1955 में सोशलिस्ट पार्टी के गठन में अग्रणी भूमिका निभाई थी। ये आपका बिल्कुल सही है। ध्यान रखिएगा, इसमें कौन सा गलत हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका एक आपका बिहार में उनका जन्म नहीं हुआ था। कहाँ हुआ था? तो अकबरपुर में आपका। ध्यान रखिए उत्तर प्रदेश में हुआ था, उत्तर प्रदेश में हुआ था। और कब हुआ था? तो 23 मार्च 1910 को हुआ था, याद रखिएगा। चलिए यहाँ से आप देखिए इंग्लिश का प्रश्न देख लीजिए। इसका सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? तो 40 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। सॉरी, ऑप्शन नंबर बी आपका यहाँ जाओ 1 2 3 हो जाएगा। 41 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 42 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 42 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर 42 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए थोड़ा सा पहले इंग्लिश हम करवा देते हैं भैया, क्योंकि जो लोग इंग्लिश तो उतना करवा नहीं पाएंगे, लेकिन इंग्लिश जो लोग अगर करते हैं तो देख के अपना पढ़ लेंगे। 43 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 44 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 45 का सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 45 का सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 46 का सही उत्तर आपका कौन सा होगा? 46 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ से शुरुआत करते हैं प्रश्न नंबर 40 से हिंदी की ओर। तो निम्नलिखित में से कौन सा नदियाँ गंगा के बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं? तो निम्नलिखित में से कौन सी नदियाँ गंगा के बाएं तट की सहायक नदियाँ हैं? कौन सा सहायक नदियाँ हैं गंगा तट की? तो ये आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। देखिए गंडक हो जाएगा, उसके बाद हो जाएगा बागमती हो जाएगा, और आपका महानंदा हो जाएगा। क्यूल, हरोहर और चंदन, ये जो आपका ये दोनों गंगा के बाएं तट की सहायक नदियाँ पर नहीं है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, प्रश्न नंबर अभिकथन 1 है, कारण आ रहा है। बिहार के लिए सूखा प्रवणता आकलन में अक्सर कृषि जलवायु क्षेत्र 3 को सूखा संवेदनशील क्षेत्र के रूप में माना जाता है। क्या कथन? अभिकथन 1 आपका सही है, तो अभिकथन 1 आपका जो है बिल्कुल गलत है। कारण आर में जोन 3 में संपूर्ण दक्षिण बिहार क्षेत्र शामिल है, जिनमें कई जिलों शामिल हैं। कारण आर जो है आपका बिल्कुल सही है। तो ध्यान रखिए, तो ए आपका गलत है, लेकिन आर आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला 42 नंबर प्रश्न देखिएगा, अभिकथन 1 है, कारण आर है। बताइए बिहार के भीतर स्थानीय सूक्ष्म जलवायु का फसलों के चयन पर महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ता है। क्या कारण आर अभी सही है? बताइएगा। क्या अभिकथन 1 आपका सही है? तो बिल्कुल आपका गलत है। कारण आर में कृषि जलवायु क्षेत्रीकरण भूभाग, मिट्टी और वर्षा के आधार पर क्षेत्रों को अलग करता है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिएगा, तो ए आपका गलत है, आर आपका सही है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 43 की ओर। बताइएगा सकरी नाटा नदी जोड़ परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? सकरी नाटा नदी जोड़ परियोजना के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है भैया, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? बताइए। सकरी नाटा नदी जोड़ो परियोजना के संबंध में एक में कथन 1 में बोल रहा है, यह उत्तरी बिहार
में पानी हस्तांतरण का एक प्रस्तावित योजना है। क्या कथन एक आपका सही है? बताइए क्या कथन एक आपका सही, कथन एक आपका बिल्कुल सही नहीं है। कथन 2 भी आपका सही नहीं है, ध्यान रखिए। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कौन सा सही है? तो ना ही 1 ना ही 2, ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। तो 44 नंबर प्रश्न होता है बिहार का राजकीय फूल कौन सा है? बताइए। ये सब क्वेश्चन का आंसर हम बताएंगे तो भैया तो दिक्कत नहीं हो जाएगा। 45 नंबर सही का आंसर क्या हो जाएगा? तो बताइए निम्नलिखित में से कौन सा वे व्यक्ति 1940 में शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े थे? मतलब निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति 1940 में शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह से जुड़े हुए थे? नीचे दिए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को आपको चुनना है। तो कौन कौन से व्यक्ति थे? तो ध्यान रखिएगा ये आपके थे 5 व्यक्ति थे। श्री कृष्ण थे, अनुग्रह नारायण सिंह थे और प्रियवंदा देवी थे और गौरीशंकर सिंह थे और जानकी देवी भी थे। ध्यान में रखिएगा। देखिए व्यक्ति 1940 में शुरू किए गए व्यक्तिगत सत्याग्रह से आपका 5 लोग जुड़े हुए थे। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर डी आपका सही उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं प्रश्न नंबर 40 की ओर। बताइए बिहार की सूजनी मूल्यता क्या है? बिहार की सूजनी मूल्यता क्या है? तो आपका वस्त्र कढ़ाई है। ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। यहाँ से आपका इंग्लिश प्रश्न आ रहा है तो इंग्लिश का हम सिर्फ आंसर बताएंगे भैया, 1 सेकंड में हम इंग्लिश का आंसर बता देंगे। ध्यान से सुनिएगा। देखिएगा 47 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर 47 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। 48 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 49 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 49 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 50 का सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। 51 का सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो 51 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 52 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 53 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ध्यान रखिए ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से आप हिंदी से शुरू करते हैं प्रश्न नंबर 47 से। बताइए कोसी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? कोसी नदी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करना है और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है ये आपको ध्यान रखना है। चलिए बताइएगा। देखिए कथन 1 में आपका है यह नदी नेपाल में 7 प्रमुख हिमालय नदियों के संगम से बनती है। क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपका बिल्कुल सही है। कथन 2 में कोसी नदी विभिन्न उत्तर के शीतोष्ण जलवायु परिस्थितियों से लेकर दक्षिण में उष्णकटिबंधीय जलवायु परिस्थितियों तक विस्तारित हैं, जो कि बिल्कुल आपका कथन 2 सही है। कोसी नदी हिमालय का उत्थान बाद नदी क्या है? कोसी नदी हिमालय के उत्थान के बाद बनी एक नदी है, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिएगा। देखिए इसका सही उत्तर हम लोग 3 का देखेंगे क्या हो जाएगा। देखिए कोसी नदी देखिए पूर्ववर्ती नदी के रूप में वर्गीकृत किया गया है, न कि एक परिमाण नदी के रूप में। ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपका 1 और 2 सही हो जाएगा। तो 1 और 2 आपका सही ऑप्शन नंबर ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। कोसी नदी के संबंध में कथन 1 और 2 आपका सही है, आप लोग याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए प्रश्न नंबर 48 की ओर। बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष कौन है? बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष आपका कौन है? तो बिहार विधान परिषद के अध्यक्ष जो है आपका अवधेश नारायण सिंह है। ध्यान रखिएगा। 49वां प्रश्न देखिए मंदार महोत्सव 2026 आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया था? तो मंदार महोत्सव 2026 का आयोजन बिहार के किस जिले में किया गया था? तो बिहार के आपका बांका जिले में किया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं प्रश्न नंबर 50 की ओर। बताइए विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास किसने रचा था? बताइए विश्व पैरा एथलीट्स चैंपियनशिप 2025 में भारत के लिए पहला स्वर्ण पदक जीतकर इतिहास किसने रचा था? तो आपका शैलेश कुमार रचे थे। ध्यान रखिएगा। बहुत इजी क्वेश्चन था भैया, इसको आप लोग को याद करना बहुत जरूरी है। चलिए अगला 51 नंबर प्रश्न बताइए। देखिए कौन सा प्रारंभिक तमिल ग्रंथ प्राचीन व्याकरण काव्य शास्त्र के लिए प्राथमिक आधारभूत स्रोत उपलब्ध कराता है? कौन सा प्रारंभिक तमिल ग्रंथ प्राचीन व्याकरण और काव्य शास्त्र के लिए प्राथमिक आधारभूत स्रोत उपलब्ध कराता है? तो ये आपका कौन कराते हैं? तो ये आपका देखिए टुल्का पीएम कराते हैं। ध्यान में रखिएगा। किसका? टुल्का पीएम कराते हैं। ध्यान रखिएगा। ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगर कहीं हमसे गलती होता है भैया तो प्लीज़ आप लोग अपना भाई समझ के माफ़ कर दीजिएगा। और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, अगर यहाँ तक आप लोग देख रहे हैं तो प्लीज़ भैया चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो सातवाहन युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? सातवाहन युग के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन 1 में आपका है नाने घाट अभिलेख शाही भूमि अनुदानों का सबसे प्रारंभिक पुरालेखीय प्रमाण प्रदान करता है। क्या कथन 1 आपका सही है? तो कथन 1 आपको कोई काट ही नहीं सकता, ये बिल्कुल सही है। सातवाहन युग के संबंध में कथन 1 आपको बिल्कुल सही है। देखिए सातवाहन
ब्राह्मणों को भूमि अनुदान देते समय आमतौर पर उन्हें वित्तीय और प्रशासनिक छूट दी जाती थी। कथन 2 भी आपका बिल्कुल सही है। किसके बारे में? सातवाहन युग के संबंध में। सातवाहन सम्राटों ने भारी मात्रा में उच्च शुद्धता वाले शाही सोने के सिक्के जारी किए थे। कथन 3 जो है आपको बिल्कुल गलत है, ध्यान रखिए, बिल्कुल आपको गलत है। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? 1 और 2 आपका सही है। तो सातवाहन युग के संबंध में कथन 1 और 2 आपका सही है, याद कर लीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 53 को। टाइम नहीं है भैया, थोड़ा सा फास्ट में करना पड़ेगा हम लोग को। बताइए, प्राचीन दक्कन गुफा स्थलों और उनके ऐतिहासिक दानकर्ताओं निम्नलिखित युगों पर विचार कीजिए। ये क्या है? ये आपका प्राचीन दक्कन गुफा स्थल हो गया, ये सारा आपका ऐतिहासिक दानदाताओं हो गए, ध्यान रखिएगा। देखिए, चार्ल्स चैत्य, इसमें बोल रहा कितने सुमिलित हैं। कार्लेस चैत्य क्या व्यापारी संघ और सातवाहन शासक क्या आपका एक सुमिलित हैं? तो एक आपका बिल्कुल सही सुमिलित हैं। दुमे नाने घाट गुफा सातवाहन राजवंश की रानी न्यायिका, बिल्कुल आप सही सुमिलित है। कनेरी गुफाएं बौद्ध भिक्षु और शाही महिलाएं क्या दानदाता है, जो कि बिल्कुल आपका 3। बताइए क्या सही सुमिलित हैं? तो बिल्कुल आपका सही सुमिलित। ध्यान रखिए, प्राचीन, यहाँ ध्यान दीजिए, प्राचीन दक्कन गुफा स्थलों और उनके ऐतिहासिक दानदाताओं के निम्नलिखित में से आपका तीनों कथन आपका सही है, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर सी जो तीनों युग में आपका सही सुमिलित हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 54 की ओर। बताइएगा इसका सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा, 1 और 2 आपका दोनों हो जाएगा। 55 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 56 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर 56 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। 1 2 3 4, चलिए 56 57 नंबर प्रश्न बताइएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा हो जाएगा? 57 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 58 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न का सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? तो 59 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए यहाँ से देखते हैं प्रश्न नंबर 54 से। पहले इंग्लिश आता भी है और उसके बाद हिंदी आता है। तो कुषाण शासक के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। तो कुषाण शासन के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। कौन सा कथन सही है बताइए? तो इनका जो है इसका सही उत्तर आपका हो जाएगा, कुषाण शासकों ने देवीय राजत्व का दावा करने के लिए देवपुत्र की उपाधि धारण की थी, जो कि बिल्कुल सही है। कनिष्क युग जिसके शक संवत की शुरुआत 78 ईस्वी में हुआ था, ये भी कथन आपका जो है सो बिल्कुल सही है। ध्यान रखिए, कुषाण शासन के संबंध में दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 55 की ओर। बताइए, कुषाणों द्वारा भारत भर में प्रांतीय स्तर पर कौन सी प्रशासनिक विशेषताएं अस्पष्ट रूप से शुरू की गई थी? बताइए, कुषाणों द्वारा भारत भर में प्रांतीय स्तर पर कौन सी प्रशासनिक विशेषता स्पष्ट रूप से शुरू की गई थी? स्पष्ट रूप से आपको कौन से शुरू की गई थी? तो ये आपका देखिए, क्षत्रपों के साथ छत्र व्यवस्था पर शुरू किया गया था, ध्यान रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। देखिए, कुषाणों यानी शकों द्वारा भारत में प्रांतीय प्रशासन के लिए छत्र प्रणाली को लोकप्रिय बनाया, जिसका साम्राज्य विशाल और बहुजातीय होने के कारण इसे प्रांतीय में विभाजित किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 56 की ओर। प्रश्न नंबर 56 क्या करना है? मिलान करना है, बिना ऑप्शन देखे वो मिलान करना है। ये सारा आपका हो गया दार्शनिक विचारधारा हो गया, और ये सारा आपका संस्थापक हो गया। न्याय दार्शनिक विचारधारा का संस्थापक आपका कौन है? तो इनके संस्थापक आपका है गौतम हो जाएंगे, ध्यान रखिएगा। बताइए, वैशेषिक दार्शनिक विचारधारा का संस्थापक आपका कौन है? इनका संस्थापक आपका कनाद है। बताइए, संख्या दार्शनिक विचारधारा का संस्थापक आपका कौन है? तो ये आपका है कपिल। मीमांसा का आपका हो जाएगा जैमिनी। ध्यान रखिए, इसका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो 1 2 3 4 कहाँ है? तो ऑप्शन नंबर आपका सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 37 की ओर। बताइए, हड़प्पा कालीन मानकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसके बारे में? हड़प्पा कालीन मानकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। तो देखिए, कथन 1 में आपका है, कम मूल्य वर्ग वाटों में एक सख्त द्विधारी प्रणाली का पालन किया जाता है, जो कि बिल्कुल आपका क्या है? तो बिल्कुल सही है, ध्यान रखिएगा। 3 में आपका है, देखिए, मानक वजन मुख्य रूप से चाट पत्थर बने होते थे और घन के आकार होते थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रखिए, हड़प्पाकालीन मानकीकरण के संबंध में दोनों कथन आपका सही हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका राइट आंसर है।
58 नंबर प्रश्न बोलते दाएं से बाएं और बाएं से दाएं बारी बारी से लिखी जाने वाली हड़प्पा लिपि की लेखन शैली को क्या कहा जाता है? बताइए इसको क्या कहा जाता है? तो आपका बॉट्रोफैडन कहा जाता है। ध्यान में रखिए क्या बोल रहा है क्वेश्चन, ध्यान से सुनिएगा भैया। दाएं से बाएं और बाएं से दाएं बारी बारी से लिखी जाने वाली हड़प्पा लिपि के लेखन शैली को क्या कहा जाता था? बॉट्रोफैडन कहा जाता है। ध्यान में रखिएगा। तो ऑप्शन नंबर सी आपका सही उत्तर हो जाएगा। 59 नंबर प्रश्न बताइएगा हड़प्पा की सांस्कृतिक विरासत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। हड़प्पा की सांस्कृतिक विरासत के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। देखिए एक में देखिए हड़प्पा के द्विधारी भार माप के प्रणाली के बाद 5 मार्क बिल्कुल आपको गलत है भैया। पीतल के पत्ते के शिव की प्रारंभिक प्रतिमाओं जैसे धार्मिक रूपांकन बाद कालखंडों में भी बन रहे हैं, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 3 में आपका सिंधु सभ्यता में ईंटों का मानक अनुपात 4:2:1 था, जिसने यह बाद में ऐतिहासिक संरचना को प्रभावित किया, जो कि बिल्कुल आपका सही है। था हड़प्पा के सांस्कृतिक विरासत के संबंध में कथन 2 और 3 आपका सही है, 1 आपका गलत है। 2 और 3 आपका ऑप्शन नंबर बी में है, ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ इंग्लिश का जल्दी से हम बता देते हैं। ठीक है 60 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 60 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो 62 का सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा? 61 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। मिलान कर लीजिएगा भैया, मिलान करने वाला है। 62 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 63 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? 63 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 64 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 65 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब यहाँ से हिंदी में लाते हैं 60वें प्रश्न से। अभी हम लोग इंग्लिश वाला देखें, इसका सही उत्तर क्या कौन सा हो जाएगा 60 का? अभी हम लोग ऊपर देख के आए हैं। तो ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय कृषि और व्यावसायीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। ब्रिटिश शासन के अधीन भारतीय कृषि के व्यावसायीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है ये आप लोग को बताना है। देखिए एक में आपका इसके परिणाम स्वरूप खाद्यान्न फसलों से निर्यातोन्मुख नकदी फसलों की ओर बड़े पैमाने में बदलाव हुआ है, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में इसके औसत भारतीय किसान की आर्थिक स्थिति में उल्लेखनीय सुधार हुआ, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए इसका सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर मेरे से कहीं पढ़ने में दिक्कत हुआ, यहाँ खाद्यान्न पढ़ने में थोड़ा सा हमको दिक्कत हो गया था, देखिए निर्यातोन्मुख आपको भी पढ़ने में थोड़ा सा दिक्कत हुआ तो थोड़ा सा माफ़ कर दीजिएगा, जल्दी में गलती हो जाता है। चलिए अगला 62-61 में प्रश्न बताइए। देखिए ये सारा आपका अकाल आयोग हो गया और ये सारा आपका हो गया नियुक्त करने वाला वायसराय हो गया। ध्यान रखिएगा। चलिए इसको मिलान करने वाला है। बताइए बिना ऑप्शन देखे वो मिलान करना, ऑप्शन देख के मिलान कीजिएगा तो फिर कोई मज़ा ही नहीं आएगा। तो कैंपबेल अकाल आयोग का आपका नियुक्त कौन सा वायसराय किए थे? तो ये आपका किए थे लॉर्ड लॉरेंस किए थे। ध्यान रखिएगा। बताइए अस्ट्रेची आयोग, देखिए अस्ट्रेची आयोग का आपका नियुक्त करने वाला वायसराय आपका कौन है? तो ये आपका वायसराय आपका लॉर्ड लिटन है। ध्यान में रखिएगा। देखिए लायल आयोग क्या आपका नियुक्त करने वाला कौन सा वायसराय है? तो उनका वायसराय आपका जो हो जाएंगे तो आपका जो लॉर्ड एलिंगटन द्वितीय हो जाएगा। बताइए मैकडोनेल आयोग का आपका हो जाएगा। ध्यान में रखिए ए में लॉर्ड कर्जन के द्वारा आपका नियुक्त किया गया था। तो इसका सही उत्तर कौन सा होगा? तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 62 की ओर। बताइए 19वीं शताब्दी में अंग्रेज द्वारा शुरू की गई गारंटी प्रणाली ने मुख्य रूप से किस क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया था? बताइए 19वीं शताब्दी में अंग्रेजों द्वारा शुरू की गई गारंटी प्रणाली के मुख्य रूप से किस क्षेत्र को प्रोत्साहन दिया था? किस क्षेत्र को आपको प्रोत्साहन दिया था? तो ये आपका निजी कंपनियों द्वारा रेलवे निर्माण को आपको प्रोत्साहन दिया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं प्रश्न नंबर 63 की ओर। बताइए ऐतिहासिक विद्रोह और उनके मुख्य क्षेत्रों को निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। ये सारे आपका विद्रोह हो गया और ये सारा आपका मुख्य क्या हो गया? इसका आपका क्षेत्र हो गया। संथाल विद्रोह, राजमहल पहाड़ियाँ बिल्कुल सही सुमेलित है। मुंडा उलगुलान, छोटा नागपुर का पठार बिल्कुल सही सुमेलित। रामपा विद्रोह, गोदावरी ट्रैक्टर्स बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। अहोम विद्रोह, असम क्षेत्र बिल्कुल आपका सही उत्तर हो जाएगा। ध्यान रखिएगा। इसका सही उत्तर आपको चारों युग्म जो है सबका बिल्कुल सही सुमेलित है। ध्यान रखिए। ये सब क्वेश्चन पढ़ने लायक नहीं है भैया, इसे देखिए रखिए मुन के मार दीजिए सही एकदम। 1857 के विद्रोह के केंद्रों और प्रमुख नेताओं के निम्नलिखित युग्मों पर विचार कीजिए। सारा आपका केंद्र हो गया, ये सारा आपका नेता हो गया। चलिए आपको कौन सा सुमिलित है ये आप लोग को बताना है। देखिए कानपुर नाना साहेब क्या आपका सही सुमिलित है?
बताइए क्या आपका सही सुमेलित है, तो बिल्कुल आपका सही सुमेलित हैं। लखनऊ किसके किन नेताओं से संबंधित हैं, तो ये आपका बेगम हजरत महल से संबंधित है, बिल्कुल। बरेली आपका खान बहादुर से संबंधित है, बिल्कुल। आरा बिहार आपका कुंवर से संबंधित है, बिल्कुल संबंधित है। सारा क्वेश्चन क्या था, 1857 के विद्रोह के केंद्रों और उनके नेताओं के, सारा ये 1857 का विद्रोह हो गया है, ध्यान रखिएगा इस चीज़ को। इसका चारों युग्म आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। इसको थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा, ये थोड़ा सा वीवीआई क्वेश्चन है, लेकिन है तो क्वेश्चन थोड़ा इजी, लेकिन यहाँ लिखा हुआ है थोड़ा सा वीवीआई क्वेश्चन है, याद रखिएगा इस चीज़ को। गदर पार्टी के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। ये गदर पार्टी की स्थापना सैन फ्रांसिस्को में भारतीय प्रवासियों द्वारा की गई थी। क्या कथन एक आपका सही होगा, तो कथन एक आपका बिल्कुल कोई काट ही नहीं सकता, कोई नहीं काट सकता है। इस क्रांति का प्रयास करने के लिए कई भारतीय भाषाओं के एक साप्ताहिक समाचार पत्र प्रकाशित किया। कथन 2 आपका बिल्कुल सही है। कथन 3 आपका, इसने 1915 में ब्रिटिश भारतीय सेना ने पूरे भारत में फैले का विद्रोह सफलतापूर्वक भड़काया, जो बिल्कुल आपका गलत है। गदर पार्टी के संबंध में कथन 1 और 2 आपका सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर चलिए 66 का देखते हैं। यहाँ इसका सही उत्तर कौन सा होगा, चलिए बताते जाइएगा। 66 का सही उत्तर आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इंग्लिश का सिर्फ हम आंसर बता देंगे बस। 67 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। प्लीज़ भैया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, आप लोग के लिए इतना कर रहे हैं तो थोड़ा सा तो चैनल को सब्सक्राइब कर ही सकते हैं भैया। आप किसी को फॉलो नहीं कर रहे हैं, इससे आपको कोई प्रभाव पड़ेगा नहीं, लेकिन चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो आपको भाई को थोड़ा सा सपोर्ट मिल जाएगा। चलिए 69 नंबर प्रश्न का सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। 70 का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा, मिलान कर लीजिएगा। 71 का सही उत्तर आपका कौन सा हो जाएगा, तो 71 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए यहाँ से अब हिंदी प्रश्न आ रहा है, प्रश्न नंबर 66 से। बताइए नेहरू रिपोर्ट 1928 के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। किसके बारे में, नेहरू रिपोर्ट 1928 के संबंध में। और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा कथन आपका सही है, ये आप लोग को बताना है। देखिए कथन 1 आपका क्या बोल रहा है, ध्यान से सुनिए। कथन 1 में बोल रहा है इसका प्राथमिक राजनीतिक लक्ष्य पूर्ण स्वतंत्रता, पूर्ण स्वराज की मांग करना था, जो कि बिल्कुल आपका गलत है। इसका अल्पसंख्यकों के लिए अलग सांप्रदायिक निर्वाचन मंडल की व्यवस्था को स्पष्ट रूप से खारिज कर दिया है। क्या कथन 2 आपका सही, तो कथन 2 आपका बिल्कुल सही है। नंबर नेहरू रिपोर्ट 1928 के संबंध में कथन 1 तो आपका गलत है, 2 आपका सही हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर प्रश्न बताइए किस संवैधानिक कानून ने प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की और प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त कर किया। बताइएगा कि संवैधानिक कानून ने प्रांतीय स्वतंत्रता की शुरुआत की और प्रांतों में द्वैत शासन को समाप्त किया था। तो द्वैत शासन को समाप्त किसने किया था, तो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा किया गया था, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, प्रश्न नंबर 68 की। बताइए रियासतों के एकीकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, और ऊपर दिए गए कथनों में से कौन सा आपका कथन सही है, ये आप लोग को बताना है। तो ये कथन 1 में आपका है प्रत्यक्ष जनमत संग्रह के बाद जूनागढ़ को भारतीय संघ में एकीकृत किया गया था, जो कि बिल्कुल आपका सही है। 2 में है हैदराबाद के निजाम के बिना किसी सैन्य हस्तक्षेप का भारत में विलय कर लिया गया है, तो बिल्कुल आपका गलत है। ध्यान रखिए 4 में विलय पत्र के प्रारंभ केवल रक्षा, विदेश मामले और संचार संबंधी अधिकार ही सौंपे गए थे, जो कि बिल्कुल आपका सही है। ध्यान रियासतों को एकीकरण के संबंध में कथन 1 और 3 आपका सही हो जाएगा। 1 और 3 आपका ऑप्शन नंबर सी में है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, प्रश्न नंबर 69 की ओर। बताइए औपनिवेशिक शिक्षा और नीतियों और उनके वर्षों के निम्नलिखित युगों पर विचार किया। सारा आपका हो गया औपनिवेशिक शिक्षा नीतियों हो गया, ये सारा आपका हो गया मुख्य वर्ष हो गया। तो मैकाले मिनट कौन सा, क्या 1835 आपका सही सुमेलित है, क्या आपका सही सुमेलित है, तो बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। बताइए बोट्स डिस्पैच 1854 बिल्कुल आपका सही सुमेलित है। हंटर शिक्षा आयोग 1882 बिल्कुल सही सुमेलित है। रेलवे विश्वविद्यालय आयोग 1902 का बिल्कुल सही सुमेलित है। इसका सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, चारों युगों आपका बिल्कुल सही सुमेलित है। 70 नंबर प्रश्न बताइएगा सूची 1 और सूची 2। सूची 1 में क्या सामाजिक धार्मिक आंदोलन है, सूची 2 में आपका प्रमुख व्यक्ति क्षेत्र है। बताइए सही कुटको को चयन करें। बताइए अलीगढ़ आंदोलन किस प्रमुख क्षेत्र से आपका सुमेलित है, तो बताइए ईसवी रामास्वामी नायर, क्या आपका एक आपका बिल्कुल सही सुमेलित है, तो अब बोलिएगा जी भैया आपका बिल्कुल सही सुमेलित नहीं है, ये आपका हो जाएगा सैयद अहमद खान के साथ में आपको बिल्कुल प्रमुख क्षेत्र से संबंधित हैं। बताइए सिंध सभा आंदोलन सामाजिक धार्मिक आंदोलन है, इसका प्रमुख व्यक्ति या क्षेत्र कौन सा है, इनका क्षेत्र आपका कौन सा हो जाएगा, ध्यान से बताइएगा। तो इनका क्षेत्र आपका हो जाएगा पंजाब क्षेत्र हो जाएगा। बताइए रहनुमाई मजदा यशनान सभा के जो धार्मिक आंदोलन है, इसका प्रमुख व्यक्ति या क्षेत्र आपका कौन सा है, तो इनका प्रमुख व्यक्ति या क्षेत्र आपका नरोजी
कौन सा, नारोजी फुरदोंजी हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। आत्मसम्मान आंदोलन जो कि सामाजिक धार्मिक आंदोलन है, इसका प्रमुख व्यक्ति या क्षेत्र आपका कौन सा है, तो आपका एक हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, एक हो जाएगा ईसवी रामास्वामी नायर हो जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो इसका सही उत्तर आपका 70 का ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। याद कर लीजिए, थोड़ा सा दिक्कत हो गया था मिलान करने में, थोड़ा सा फिर से कर देते हैं भैया, 1 सेकंड रुक जाइए, उतना समझ में नहीं आ रहा होगा। देखिए अलीगढ़ आंदोलन ये आपका हो जाएगा 4 में, ये आपका हो जाएगा 4 में। असीम सभा आंदोलन ये आपका हो जाएगा 3 में, और रहनुमाई आपका हो जाएगा ये 2 में, और ये आपका हो जाएगा 1 में, ध्यान रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं, प्रश्न नंबर 71 की। बताइए सामाजिक सुधार से जुड़े अहम कानूनों और उनके अधिनियम के वर्षों के इन युग्मों पर विचार कीजिए। ये सारा आपका जो है सामाजिक सुधार से जुड़े अहम कानून हो गए हैं, इधर सारा अधिनियम किस वर्ष में हुआ था, ये आप लोग को विचार करना है। बताइए इसका सही उत्तर आप लोग प्लीज़ कमेंट बॉक्स में बताइएगा। हर बार 2 क्वेश्चन छोड़ते हैं, इस बार हम 1 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़ रहे हैं, ध्यान रखिएगा। चलिए 72 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, 72 का आपका सही उत्तर ऑप्शन नंबर, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए 73 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 74 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अगला 72 नंबर प्रश्न बताइएगा, 75 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। 76 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर बी, 76 का आपका सही ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। 77 नंबर प्रश्न का आपका सही उत्तर कौन सा हो जाएगा, तो ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। चलिए यहाँ से अब चलते हैं प्रश्न नंबर 72 से हम लोग शुरुआत करते हैं। अब बताइए, एगो वहाँ 71 छोड़े थे, एगो आपको 72, ध्यान रखिए 2 क्वेश्चन आप लोग के लिए छोड़े हैं। हर बार 2 सेट में हम लोग 2 प्रश्न आप लोग के लिए छोड़ते हैं, ताकि आप लोग इसका आंसर बताइएगा। 73 नंबर प्रश्न देखिए, निम्नलिखित गतिविधियों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। क्या गतिविधियों को सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना, नीचे दिए गए कूट का उपयोग करके सही उत्तर को आप लोग को चुना। बताइए पहला आपका कौन सा हो जाएगा, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है और बहुत बढ़िया क्वेश्चन। पहला आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, देखिए पहला आपका जो सत्यशोधक आंदोलन जो कि 1873 महाराष्ट्र के पुणे ज्योतिराव फुले द्वारा स्थापित सत्यशोधक समाज का उद्देश्य ब्राह्मणों के शोषण और उत्पीड़न से निचली जातियों को अछूत को मुक्त करना था। ध्यान रखिए, ये आपका हो जाएगा 1 हो जाएगा। उसके बाद आपका कौन सा हो जाएगा, उसके बाद आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, देखिए आरवी-पुरम आंदोलन, ये आपका दूसरा हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा जस्टिस पार्टी आंदोलन, ये आपका तीसरा हो जाएगा। उसके बाद आत्मसम्मान आंदोलन, ये आपका चौथा हो जाएगा। ध्यान रखिए, तो ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं प्रश्न नंबर 54 की ओर। तो निम्नलिखित समाचार पत्रों और उनकी स्थापना का सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करें। कालानुक्रम में क्या बोल रहा है, समाचार पत्रों को उनकी स्थापना के सही कालानुक्रम में व्यवस्थित करना है। पहला आपका कौन सा हो जाएगा बताइएगा, तो पहला आपका हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, पहला आपका हो जाएगा सोम प्रकाश, ये आपका पहला हो जाएगा। उसके बाद आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिए, राष्ट्रीय समाचार पत्र, ये आपका दूसरा हो जाएगा। फिर तीसरा आपका हो जाएगा, ध्यान में रखिएगा, आपका अमित्रा बाजार पत्रिका आपका तीसरा हो जाएगा। उसका मद्रास मेल आपका ये चौथा हो जाएगा। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर ए आपका सही उत्तर हो जाएगा। आप लोग मिलान कर लीजिएगा। तो सोम प्रकाश का आपका कब होता था, 1858 में हुआ था। राष्ट्रीय समाचार पत्र 1865 में हुआ था। देखिए अमृत बाजार पत्रिका का फरवरी 1668 में इसकी स्थापना सचिन कुमार घोष के द्वारा किया गया था। मद्रास मेल का आपका दिसंबर 1868 में चार्ल्स लोसन हेनरी कॉर्सन द्वारा स्थापित किया गया था। ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं प्रश्न नंबर 75 की, और ये आज का आपका आखिरी नंबर प्रश्न होने वाला है। ध्यान रखिएगा, देखिए ध्यान से कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करके जाइएगा यार, अपने दोस्तों को जरूर शेयर कीजिएगा। निम्नलिखित में से किसे जय हिंद का नारा गढ़ने का श्रेय दिया जाता है। बताइए जय हिंद का नारा का गढ़ने का श्रेय किसे दिया जाता है, तो आपको दिया जाता है जैन उल अबिदीन हसन को दिया जाता है। ध्यान रखिएगा, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही उत्तर हो जाएगा। वीडियो हो गया समाप्त। अगर आप लोग को अच्छा लगा हो तो लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू सो मच।